Hello. So in my first video, I got so many suggestions that I should have welcomed my viewers, which is actually correct. So welcome to Brainy Today. मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है and today I am back with a very interesting topic क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में जनरली कोई बात ही नहीं करना चाहता है और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन। तो जितना बड़ा आपको ये वर्ड दिख रहा है उतना भारी वर्ड है नहीं, इसका सिंपली मतलब है इंटेंशनल प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर आप प्रेगनेंसी को जान के या पर्पसली प्रिवेंट कर रहे हो, रोक रहे हो, तो हम उसे कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। इसी के लिए आप दूसरे टर्म्स भी यूज कर सकते हो जस्ट लाइक बर्थ कंट्रोल एंड फर्टिलिटी कंट्रोल। तो ये सारे टर्म्स आप कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज करते हो। चलो अब हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड कॉन्ट्रासेप्शन, क्या जरूरत है, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं इसके बारे में यार। तो कॉन्ट्रासेप्शन की क्या जरूरत है ये हम जानेंगे एक डेटा के थ्रू। तो बात कर लेते हैं आज़ादी के टाइम की, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन। तो 350 मिलियन पॉपुलेशन थी आपकी इंडिपेंडेंस के टाइम पे एंड दिस पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन बाय द ईयर 2000। मतलब साल 2000 तक आते आते ये जो पॉपुलेशन आपकी 350 मिलियन की थी ये 1 बिलियन पहुंच गई। और यही नहीं, इसके बाद भी दिस पॉपुलेशन क्रॉस्ड 1.2 बिलियन बाय द ईयर 2011। साल 2011 तक ये पॉपुलेशन 1.2 बिलियन जो थी वो क्रॉस कर चुकी थी। अब यार 1947 में लोगों को आज़ादी मिली थी, उन्हें लगा यार क्या करें, आज़ाद तो हो ही गए हैं, अब कुछ करना है, ठीक है। तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, ऐसा उनका चल रहा था, ठीक है। तो काम के बारे में सोच रहे तब तक उन्हें काम नहीं समझ आया, तो उनको लगा यार चलो काम नहीं समझ आ रहा है तो पहले पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन इंक्रीज करने का काम किया। तो अल्टीमेटली 1947 से 2000 तक ये जो पॉपुलेशन 350 मिलियन थी ये 1 बिलियन पहुंच गई। और आपको बहुत हैरानी होगी ये जान के कि इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। मतलब 1951 में इंडिया पहली कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नाम की कोई चीज शुरू की थी। और इस प्रोग्राम के अंदर एक स्लोगन बहुत फेमस हुआ था, हम दो हमारे दो। इसका मतलब क्या है, दैट अ मैरिड कपल शुड हैव 2 चिल्ड्रन टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन, टू मेंटेन अ स्टेबल पॉपुलेशन, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये सारी चीज़ें थी कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करना है, एक पॉपुलेशन साइज जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, जो इस फैमिली प्लानिंग का मोटो था, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आपका फैमिली प्लानिंग के बाद इंडिया ने इस स्लोगन को कितना फॉलो किया है वो आप पॉपुलेशन के नंबर से जान ही चुके हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये सब चीज़ें तो चली रही थी। अगर ये इंडिया का डेटा है, अगर मैं वर्ल्ड के डेटा की बात करूँ तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन थी एंड इट रीच्ड 7 बिलियन बाय द ईयर 2000। तो ये आप ओवरऑल रेशियो देख रहे हो, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि यार ठीक है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बढ़ रही है, हमें क्या है, मतलब मैं कमा रहा हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे को पालना है, मैं खर्चा करूँगी, मैं पाल लूँगा, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल आ रही होंगी, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, कंट्री के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो, हमें क्या, है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हम आज कहते हैं पेट्रोल सेव करो, क्यों करना है भाई, हम अपने पैसों से खरीद रहे हैं, हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं, हमारी मर्जी कितना भी खर्च करें, है ना। रेड लाइट ट्रैफिक लाइट पे हम ऑन रखें या ऑफ रखें डजेंट मैटर, क्योंकि हमारा पैसा है, हमने खरीदा है। बट ऐसा नहीं है, देखो जिस चीज़ को आप आगे 200 साल और यूटिलाइज कर सकते हो आप उसे 200 साल पहले ही खर्च कर दोगे, तो अल्टीमेटली आपका ही आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है, बहुत हार्ड होने वाला है। तो ऐसी नौबत ना आए या फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हमें आज से सोचना पड़ेगा, इसीलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कॉन्ट्रासेप्शन के एक दो नीड तो आपको समझ आ ही गए होंगे। आगे डेटा की तरफ चलते हैं। तो अब हम आते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा पे। अकॉर्डिंग टू WHO कहता है एज ऑफ 2019 के अकॉर्डिंग कि जितनी भी एडोलेसेंस प्रेगनेंसीज हैं वो लगभग 21 मिलियन होती हैं हर साल, ठीक है। और मैं सिर्फ एडोलेसेंस प्रेगनेंसीज की बात कर रही हूँ, ये वो प्रेगनेंसीज हैं जो 15 से 19 साल की
है वो अनइंटेंशनल है, मतलब वो चाहते नहीं थे ऐसा पर हो गया है, तो अनइंटेंशनल प्रेगनेंसीज थी। और 55% प्रेगनेंसीज ऐसी हैं जो कि अबॉर्शन पे जाके एंड कर रही हैं, ठीक है। तो 55% वर एंडेड इन अबॉर्शन, ये WHO का डेटा है, मैं खुद से कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट जो 45% रिमेनिंग प्रेगनेंसीज थी, ठीक है, एडोलेसेंस प्रेगनेंसीज, जिसमें चलो ठीक है उन्होंने किसी न किसी चाइल्ड को बर्थ दे भी दिया, तो उसमें से जितनी भी एडोलेसेंस मदर थी दे वर एक्सपीरियंसिंग प्री टर्म बर्थ। नाउ आपको पता है प्रेगनेंसी का जो फुल टर्म होता है वो 9 मंथ का होता है, बट 9 मंथ से पहले अगर आप किसी चाइल्ड को बर्थ दे रहे हो तो इसको हम टर्म देते हैं प्री टर्म बर्थ। तो ये जो एडोलेसेंस मदर थी इसमें से मोस्टली वर एक्सपीरियंसिंग प्री टर्म बर्थ एंड सेवरल नियोनेटल कंडीशन, मतलब जो न्यू बॉर्न्स थे उसमें कोई ना कोई क्रिटिकल कंडीशन आपको देखने को मिल रही थी। इसके अलावा इन्हीं मदर में बहुत सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज भी देखे गए थे। तो ये सारा डेटा आपका WHO से लिया है। नेक्स्ट होता है, इसी के आगे WHO कहता है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या डेटा देता है कि अगर आप दो बच्चों के बीच में या दो बर्थ के बीच में मिनिमम 4 साल या उससे ज़्यादा का गैप रखते हैं तो आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 60% से कम कर दे रहे हैं। सो इफ अ minimum of 4-year gap is maintained between two births, it reduces infant mortality rate by 60%। और यही गैप अगर आप 2 से 3 साल का मेंटेन करते हैं तो इट रिड्यूसेस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बाय 45%। बट अगर यही गैप 2 साल से कम का है, मतलब दो बर्थ के बीच में 2 साल से कम का गैप है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो बच्चा है, जो न्यू बॉर्न है, वो 1 साल का होने से पहले ही क्या होगी, उसकी डेथ हो जाएगी। जितने भी बच्चे 1 साल से छोटे होते हैं या 1 साल तक के बच्चों को हम इन्फेंट की कैटेगरी में डालते हैं। एंड मोर्टेलिटी रेट इज योर डेथ रेट। तो अगर आप 4 साल का गैप मेंटेन कर रहे हो तो ये ऐसे बच्चों को, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 60% कम कर देता है। यहीं पे अगर आप ये गैप 2 या 3 साल का मेंटेन कर रहे हो तो ये आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 45% कम कर देता है, और ये बहुत मैटर करता है। अब हम इतने डेटा के थ्रू कॉन्ट्रासेप्शन की नीड तो समझ ही गए होंगे, तो हम यहाँ पे सारे कॉन्ट्रासेप्शन की नीड लिख लेते हैं। चलो, द फर्स्ट नीड इज फॉर सक्सेसफुल फैमिली प्लानिंग। The second thing is to maintain a gap between two births। तो दो बर्थ के बीच में एक गैप मेंटेन करने के लिए भी क्या जरूरी है, आपका कॉन्ट्रासेप्शन। The third thing is कि कॉन्ट्रासेप्शन से आप क्या कर रहे हो, फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, आप एक गैप मेंटेन कर रहे हो, इसके साथ साथ आप प्रेगनेंसी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज भी क्या कर रहे हो, कम कर सकते हो। सो टू रिड्यूस प्रेगनेंसी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज। नेक्स्ट, कॉन्ट्रासेप्शन जरूरी है अगर आपको एक स्टेबल पॉपुलेशन बनाकर चलने, अगर आपके रिसोर्सेज को लंबे समय तक यूटिलाइज करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी कॉन्ट्रासेप्शन जरूरी है। सो टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू रेड्यूस द रेट ऑफ अबॉर्शन। जो डेटा मैंने आपको दिया वो सिर्फ एडोलेसेंट प्रेगनेंसीज का डेटा है, बट इसके अलावा बहुत सारी प्रेगनेंसीज जो WHO के डेटा में अभी मतलब एडोलेसेंस में नहीं काउंट हो रही हैं, वो भी इसमें काउंट है। तो आप देखोगे ये रेशो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो सिर्फ एडोलेसेंस प्रेगनेंसीज 21 मिलियन जो थी उसमें 55% अबॉर्शन थे, ठीक है। अगर आप ओवरऑल डेटा देखोगे तो ये रेशो बहुत ज़्यादा होने वाला है। So to reduce the rate of abortion,
contraception is necessary. ठीक है, अब आप भले ही आपके रीजन से कन्विंस ना भी हुए हो तो आप एक से कन्विंस जरूर हो जाएंगे आपके लिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब क्या है कि किसी बीमारी का बचाव उसके इलाज से बहुत बेहतर है। सिमिलरली आई एम सेइंग दैट कॉन्ट्रासेप्शन इज बेटर देन अबॉर्शन। तो आप प्रेगनेंसी होने ही मत दो कि ये नौबत आए कि आपको अबॉर्शन के लिए जाना पड़े। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन एंड नीड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। आगे हम करने वाले हैं मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रासेप्शन कैसे कैसे किया जा सकता है, कैसे कैसे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। Now we already know the meaning of contraception and the need of contraception. अब हमें पता है कि यार contraception क्या था और उसकी क्या जरूरत है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, मतलब किस किस तरह से आप प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम दो मेथड डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड एंड द सेकंड वन इज बाय द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर डिवाइसेस दैट कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो इन डिवाइसेस के अगर हम एग्जांपल देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो देखो, फर्स्ट एग्जांपल इज कॉन्डम, द सेकंड वन इज आईयूडी, जिसमें आपने कॉपर टी का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा क्योंकि उसका एडवर्टीजमेंट चल रहा है। थर्ड वन इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें आपने आई पिल या फिर सहेली ये पिल्स का नाम सुना होगा। एंड फोर्थ वन इज सर्जिकल मेथड, जिसमें आपने वासेक्टमी या ट्यूबेक्टमी, मतलब सिंपली समझो तो पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी, ये टर्म्स आपने सुने होंगे। उसके अलावा भी कुछ इंजेक्शंस होते हैं, कुछ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं नेचुरल मेथड्स की। तो देखो, नेचुरल मेथड में किसी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज नो यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, नेचुरल मेथड्स। सेकेंड थिंग इज इट हैज सम फेलियर चांसेस, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई श्योरिटी नहीं, आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव कोई डिवाइस यूज नहीं कर रहे हो जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करे, आप नेचुरली उसे प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो देयर आर सम फेलियर चांसेस। अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% फेलियर चांसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज देयर इज नो रिलीजियस टेंशन। तो इफ यू आर नॉट विलिंग टू यूज एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, तो आप नेचुरल मेथड्स पे भी जा सकते हो, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। In natural methods, we are going to discuss about three methods. The first one is withdrawal method. Which is also known as coitus interruptus. Now, what is withdrawal method? This method is based on withdrawal of penis from female reproductive tract just before ejaculation. So if male partner withdraws his penis just before ejaculation or just before depositing the sperms in the female reproductive tract, then it is going to prevent pregnancy anyhow. But this method has some disadvantages. See, इस मेथड को समझने से आपको ये समझ आया होगा कि ये मेथड जो है वो मेल की विल पावर पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड थिंग, द मेल पार्टनर नीड्स हाई फिजिकल एंड इमोशनल कंट्रोल, यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा फिजिकल और इमोशनल कंट्रोल चाहिए। थर्ड थिंग इज दैट देयर आर सम प्री इजैकुलेटरी इमिशंस, मतलब कुछ इजैकुलेशन से जस्ट पहले भी कुछ फ्लूइड ऐसा सिक्रीट हो सकता है विच माइट कंटेन सम स्पर्म्स एंड वो प्रेगनेंसी कॉज कर सकता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हैं, इसीलिए हमने कहा कि नेचुरल मेथड के फेलियर चांसेस हैं। ठीक है, द सेकंड मेथड इज लैक्टेशनल एमिनेलिया। चलो यहाँ पे हम इस वर्ड से इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो, लैक्टेशनल का मतलब होता है या लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क प्रोडक्शन, and amenorrhea is absence of menstruation or periods.
आफ्टर पार्चुरेशन, उनमें क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि उनके ब्लड में एक हार्मोन का लेवल बहुत हाई होता है जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन। तो जब जब आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत हाई है तो इट इज गोइंग टू प्रिवेंट पीरियड्स और इट इज गोइंग टू प्रिवेंट मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में इस टाइम पे इस हार्मोन की वजह से जो आपका एग मैच्योर करवा रहा है, ओवम मैच्योर करवा रहा है, उस हार्मोन का लेवल इंक्रीज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब जब प्रोलैक्टिन का लेवल होगा आपकी बॉडी में, एग मैच्योर ही नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है। बट दिस मेथड इज इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब 6 महीने से ये ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। तो इट इज अ नेचुरल मेथड विच में प्रिवेंट प्रेगनेंसी। Now the third method is safe period or rhythm method, and it is also known as periodic abstinence. देखो, ये मेथड थोड़ा सा कैलकुलेटिव मेथड है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत है, बट आप इस मेथड से भी क्या कर सकते हो, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हो। सो इन माय प्रीवियस वीडियो, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि आप ओव्यूलेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितने भी इवेंट्स चल रहे थे उसमें हमने एवरेज जो टाइम लिया था, एवरेज जो पीरियड था वो था आपका 28 डेज का। तो मैं यहाँ पर भी सेम एवरेज वैल्यू लेकर चल रही हूँ। तो देखो, अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है, ठीक है, इनिशियली हमने कहा था कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड जिसमें ब्लीडिंग फेज चल रहा होता है, मतलब यूट्रस से आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो, मतलब जितने भी डेड सेल्स हैं अलोंग विद द ब्लड, इट कम्स आउट एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो, जिसको हम बोल रहे थे ब्लीडिंग फेज। तो यहाँ पे आपके पीरियड वाला फेज चल रहा था, ठीक है, जो कि 3 to 5 डेज होता है। उसके बाद आपका एग मैच्योर हो रहा होता है ओवरी में, एंड देन आपका ओव्यूलेशन होता है, मतलब एग जो होता है मैच्योर होकर ओवरी से बाहर आता है, जिसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो इस मेथड में क्या होता है, आपके कुछ कैलकुलेशंस क्या है कि देखो, हमने पढ़ा था कि ओव्यूलेशन अकर्स ऑन 14th डे, बट ये किसमें है, जिसमें 28 डेज की साइकिल है। अगर आपकी साइकिल 30 डेज की है तो आप उसमें से ओव्यूलेशन का डे कैसे निकालोगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग 14 फ्रॉम योर टोटल डेज। तो अगर आपका 30 डेज की साइकिल है तो आप 30 में से 14 माइनस कर दोगे, मतलब आपका 16th डे ओव्यूलेशन हो रहा है। एंड ओव्यूलेशन का दिन जानना क्यों जरूरी है, बिकॉज ओव्यूलेशन जो होता है वो आपका वो पीरियड है जिसमें आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो डिटेल में नहीं देखा तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप यहाँ जाके पूरा वीडियो देख सकते हो। नाउ ओव्यूलेशन होने के बाद आपका जो ओवम है, जो एग है, वो 24 आवर्स के लिए वायबल है, मतलब वो 24 आवर्स बाद क्या करेगा, डीजनरेट कर जाएगा। सिमिलरली जो आपके स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 72 आवर्स के लिए जिंदा रहते हैं। तो sperms are viable for 3 days in female reproductive tract and ovum is viable only for 24 hours. तो इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन से आप ये जान सकते हो कि इफ यू आर अवॉइडिंग एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स 3 days before your ovulation and 3 days after your ovulation, then you are going to prevent pregnancy. ठीक है, तो if you are avoiding sexual intercourse from day 10 to day 17 of your cycle, तो आप प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर सकते हो। सो दीज आर द नेचुरल मेथड which can prevent pregnancy. In the next video we are going to take contraceptive. By the use of contraceptive आप क्या क्या कैसे कैसे contraceptive काम करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो जाकर देख सकते हो, जिसमें मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किए। एंड कीप सजेस्टिंग, बिकॉज आपके सजेशन बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्ट।